स्टूडेंट्स, हम हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है वो पढ़ रहे हैं, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। पहली वीडियो में हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के इवेंट्स के बारे में स्टार्ट किया था। अभी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी वो क्यों आई थी। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है अ ग्रोइंग मिडल क्लास एनविसेजेस एन एंड टू प्रिविलेजेस। इन द पास्ट, peasants and workers had participated in revolts against increasing taxes and food scarcity. पीसेंट थे, जो किसान थे, वर्कर्स थे, उन्होंने जो रिवोल्ट थे उनमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था। किसके खिलाफ? क्योंकि जो टैक्स थे इंक्रीज हो रहे थे और जो फूड स्कैरसिटी थी उसके कारण उनको भोजन था वो नहीं मिल रहा था। बट दे लैक्ड द मीन्स एंड programs to carry out full scale measures that would bring about a change in the social and economic order. लेकिन जो कहते लैक ऑफ मीन्स थी, कुछ साधनों की कमी थी, प्रोग्राम्स की कमी थी, उनके कारण जो फुल स्केल मेजर करने थे दैट वुड ब्रिंग अबाउट ए चेंज, जो कहते सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर में वो बदलाव लाना चाहते थे। दिस वाज लेफ्ट टू दोज ग्रुप्स विद इन द थर्ड स्टेट हु हैड बिकम प्रोस्पर्स एंड हैड एक्सेस टू एजुकेशन एंड न्यू आइडियाज़। जो थर्ड ग्रुप के लोग थे, अब क्या थे, उसमें से कुछ जो लोग थे उस स्टेट के, वो कहते अब खुशहाल बनते जा रहे थे और ज़्यादा से ज़्यादा अब पढ़ लिख रहे थे और उनके पास पढ़ाई लिखाई के साथ साथ न्यू आइडियाज़ थे वो आ रहे थे। द 18th century witnessed the emergence of social groups termed the middle class. जो थर्ड स्टेट के जो कुछ लोग थे जो पढ़ लिख रहे थे और उनके पास नए विचार आ रहे थे, 18th सेंचुरी में जो देखने को मिले, जो सोशल ग्रुप्स एमर्ज हो रहे थे वो कौन सी क्लास के थे? मिडिल क्लास के, who earn their wealth through an expanding overseas trade and from the manufacture of goods such as woolen and silk textiles that were either exported or bought by the richer member of society. इनके पास से पैसा कहाँ से आया था? इन्होंने एक तो कहते ओवरसीज में जो अपना व्यापार था, ट्रेड था, समुद्र के जरिए जो होता था उसको एक्सपेंड किया था, और दूसरा जो मैन्युफैक्चरिंग गुड थी जैसे वुलन थी, सिल्क टेक्सटाइल था, इसके साथ जो पैसा आया उसके साथ वो अमीर हुए थे। जो कि कह ले आइदर एक्सपोर्टेड और बाउट, एक्सपोर्ट ही नहीं करते थे, खरीदते भी थे। रिचर मेंबर जो होता सोसाइटी, जो रिचर मेंबर थे सोसाइटी के, वो भी इस सामान को खरीदते थे। In addition to merchants and manufacturers, the third estate include professions such as lawyers or administrative officials. इसके कहते हैं मर्चेंट्स और मैन्युफैक्चर के काम करने के साथ साथ जो थर्ड स्टेट के मेंबर थे उसमें कुछ लोग थे जो प्रोफेशंस भी करते थे, जैसे कोई लॉयर्स थे और कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे। All of these were educated and believed that no group in society should be privileged by birth. अब कहते पढ़ लिखे चुके थे जे, ऑल ऑफ दीज आर एजुकेटेड, सारे पढ़े लिखे थे, बिलीव्ड दैट, इनका विश्वास था भी कोई भी जो समाज का ग्रुप है शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। वो कहते कि ये जो अधिकार हैं वो जन्म से ही मिले हुए थे। रैदर अ पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट। फिर भी कहते जो पर्सन सोशल पोजीशन थी वो किस पे डिपेंड करती थी? मेरिट के आधार पे। दीज आइडियाज एंड सेवेजिंग ए सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल वर पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसफर सच एज जॉन लॉक एंड जीन जैक्से रूसो। और जो आइडियाज़ थे वो कहते आगे कौन लेके गए? समाज के जो विचार थे और जो समाज थे इसके आधार पे वो फ्रीडम चाहते थे, इक्वल लॉ चाहते थे। और ऐसे विचार किन कौन लोग थे जो आगे लेके गए थे? फिलोसफर लोग थे। फिलोसफर लोग क्योंकि पढ़े लिखे थे, उनके पास नए नए विचार थे, वो लोगों को ऐसे शिक्षा दे रहे थे। जैसे जॉन लॉक थे, जीन जैक्सी रूसो था। इन हीज टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट लॉक साउट टू रिफ्यूट द डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट। जो इसने बुक लिखी थी जॉन लॉक ने, उस बुक का क्या नाम था? टू ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट। उसमें उन्होंने क्या किया था? अभी जो पावर है कहते डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट, इस पे कहते एब्सोल्यूट राइट है सभी का, डिवाइन पावर है, ये दैवी शक्ति है। ऑफ द मनेर्क, भी जो राजा है वो चाहता है भी जो किंग है उसके पास कहते डिवाइन है और एब्सोल्यूट राइट होते हैं। रूसो
कैरीड द आइडिया फॉरवर्ड, यही जो आइडिया था रूसो इसको आगे लेके गया। proposing a form of government based on a social contact between people and their representatives। उसने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था सोशल कंटैक्ट, और किस किस के बीच में जो करना चाहता था, सरकार थी किस रूप में होनी चाहिए थी, लोगों के बीच में और जो उनके द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव थे उनके बीच में। इन द स्पिरिट ऑफ द लॉज मंटेस्क्यू प्रपोज्ड अ डिवीजन ऑफ पावर, और मंटेस्क्यू ने भी एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम क्या था, द स्पिरिट ऑफ लॉज। उसने क्या किया था, उस पुस्तक में लिखा था भी जो पावर है एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होनी चाहिए। जैसे पहले था सारी जो पावर थी किसके हाथ में होती थी, राजा के पास होती थी। कहते जो सारी पावर राजा के पास है तो अपनी मनमर्जी कर सकता है, जैसे हमने पढ़ा भी है वो डिस्पोटिक पावर थी उसके पास, जैसे अपनी मनमर्जी आता था वो लोगों के ऊपर अपना पावर का इस्तेमाल करता था। लेकिन मंटेस्क्यू ने जो पुस्तक लिखी द स्पिरिट ऑफ लॉज, उसने बोला भी जो पावर है उसकी डिवीजन होनी चाहिए, किस किस के बीच में भी, जो गवर्नमेंट है उसकी जो सारी पावर है तीन में, उनने बोला एक लेजिस्लेटिव में, दूसरा एक्सिक्यूटिव में और तीसरा जुडिशरी में। जैसे आजकल भी है जो गवर्नमेंट है हमारे, उसके 3 ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव और थर्ड होता है जुडिशरी। लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है, लॉ को बनाना, एक्सिक्यूटिव का लॉ को लागू करना जो लेजिस्लेचर बनाती है, जुडिशरी क्या करती है भी अगर उनके द्वारा कोई कानून बनाया जाता है, वो कहते कोई भी संविधान की उल्लंघना करता है या किसी और की, तो उनको रद्द भी कर सकती है, अगर कोई कानून तोड़ता है उसको वो सजा देने का काम भी करती है। दिस मॉडल ऑफ द गवर्नमेंट वाज पुट इनटू फोर्स इन द यूएसए, जो ये मॉडल उन्होंने बनाया था मटेस्क्यू ने, वो कहते आगे पहले यूएसए में फोर्स किया गया, लागू किया गया। आफ्टर द 13 कॉलोनीज डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन, जब उसके बाद जब कहते जो 13 कॉलोनीज थी उन्होंने ब्रिटेन से अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, ऐलान कर दिया। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन and its guarantee of individual right was an important example for political thinkers in France। अमेरिकन जो संविधान था प्रत्येक व्यक्ति को गारंटी देता है, वाज एन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, वे एक ऐसी एग्जाम्पल है पॉलिटिकल थिंकर जो फ्रांस में दी गई थी, भी प्रत्येक व्यक्ति है उसको गारंटी दी गई थी इंडिविजुअल राइट की। द आइडिया ऑफ दिस फिलोसफर्स वर डिस्कस्ड इंटेंसिवली इन सैलून, सैलून मतलब कि एक बैठक में इन सारे जो विचार थे फिलोसफर्स के उसके ऊपर डिस्कशन की गई थी, एंड कॉफ़ी हाउस में बैठ के, एंड स्प्रेड अमंग पीपल थ्रू बुक्स, और ये विचार फिलोसफर्स ने अपने लोगों तक कैसे पहुंचाए, बुक्स के जरिए और न्यूज़पेपर के जरिए। दीज वर फ्रीक्वेंटली रीड अलाउड इन ग्रुप्स फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज हु कुड नॉट रीड एंड राइट, जो लोग पढ़ नहीं सकते थे लिख नहीं सकते थे उन तक उन्होंने क्या किया, एक ग्रुप में बैठ जाते थे लोग और एक व्यक्ति बहुत तेजी से उसको पढ़ता था ऊंची आवाज में और दूसरे सुनते थे। द न्यूज़ दैट लुइस 16 planned to impose further taxes to be able to meet the expenses of the state generated anger and protest against the system of privileges। जब लोगों को पता चला कि जो लुइस 16 है वो कहते टैक्स है वो इंक्रीज करने की सोच रहा है अपनी एबल टू मीट द एक्सपेंस स्टेट जनरेटेड, स्टेट का जो खर्चा है उसको पूरा करने के लिए, तो लोग क्या थे, एंगर में आए, गुस्से आ गए और उन्होंने प्रोटेस्ट करने की सोची सिस्टम ऑफ प्रिविलेज के खिलाफ। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन की शुरुआत कैसे हुई। लुइस 16 had to increase taxes for reasons you have learned in the previous section। प्रीवियस सेक्शन में हमने देखा भी जो राजा था उसने क्या किया था, जब राजगद्दी पे बैठा खजाना बिल्कुल खाली था और उसने टैक्स इंक्रीज करने की सोची। हाउ डू यू थिंक वी कुड हैव gone about doing this। In France of the old regime, the monarch did not have the power to impose taxes according to his will alone। फ्रांस में जो ओल्ड रिजाइम था monarch, उससे पहले जो ओल्ड रिजाइम बताया गया डिड नॉट हैव द पावर, उसके पास कहते हैं ऐसी पावर नहीं थी कि वो अकेला जो टैक्स था वो लगा सकता था अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन, अपनी इच्छा के अनुसार। रैदर ही हैड टू कॉल ए मीटिंग ऑफ द स्टेट जनरल विच वुड देन पास हिज प्रपोजल फॉर फ्यू न्यू टैक्सेस। इसके बदले उसके क्या करना पड़ता था,
तीनों स्टेट्स की मीटिंग बुलानी पड़ती थी। जैसे थर्ड स्टेट थे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट, तीनों की जो मीटिंग थी पहले वो बुलाता था और उसमें जो टैक्स का प्रपोजल था वो पास करना होता था। द स्टेट जनरल वाज ए पोलिटिकल बॉडी। जो स्टेट जनरल है वो क्या होती थी, एक पोलिटिकल बॉडी थी। क्या करती थी वो, विच द थ्री स्टेट्स सेंट दे रिप्रेजेंटेटिव, उसमें तीनों स्टेट के अपने जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो भेजते थे वहाँ पे। हाउ एवर द मनेर्क अलोन कुड डिसाइड व्हेन टू कॉल ए मीटिंग ऑफ हिज बॉडी। चाहे कहते जो राजा था, सम्राट था, अकेला फैसला करता था कि जो मीटिंग है व्हेन टू कॉल, कब बुलानी है मीटिंग। द लास्ट टाइम इट वाज डन वाज इन 1614। जो कहते लास्ट टाइम मीटिंग हुई थी इसकी वो कब हुई थी, 1614 में। On 5 May 1789, Louis XVI called together an assembly of the States General to pass proposal for new taxes। जैसे हमने पढ़ा है भी, जो किंग था अब टैक्स इंक्रीज करने की सोच रहा था, इसलिए उसने क्या की, एक मीटिंग बुलाई स्टेट जनरल की इस प्रपोजल का टैक्स को इंक्रीज करने की। कब बुलाई थी, 5 मई 1789 को। किंग का नाम क्या था, लुइस 16। अ रिस्प्लेंडेंट हॉल इन वर्साइल्स। कहाँ पे मीटिंग बुलाई गई थी, रिस्प्लेंडेंट मीन होता है आलिशान, बहुत बड़ा हॉल था वर्साइल्स में। वाज प्रिपेयर टू होस्ट द डेलीगेट, वहाँ पे ये डेलीगेट थे, होस्ट के रूम तैयार किया गया था ये रूम वर्साइल का। द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट सेंट, जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट था उनके कितने रहे, प्रत्येक के कितने कितने मेंबर गए थे, 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच, हु वर सीयर्ड इन रोज फेसिंग ईच अदर ऑन टू साइड्स। दोनों इस प्रकार बैठाए गए थे, फर्स्ट और सेकंड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनकी संख्या कितनी थी, 300 फर्स्ट के और 300 सेकंड के। हु वर सीटेड इन रोज फेसिंग ईच अदर ऑन टू साइड्स, वो किस प्रकार बैठे थे, एक दूसरे की ओर फेस करके। वाइल द 600 मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट के कितने मेंबर गए थे, 600 हैड टू स्टैंड एट द बैक, और इनको उन दोनों फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के बैक पे खड़ा होना पड़ा था। The third estate was represented by its more prosperous and educated members. Peasants, artisans and women were denied entry to the assembly। थर्ड स्टेट में जो रिप्रेजेंटेटिव गए थे वो कहते ज़्यादातर कहते प्रोस्पर्स लोग गए थे, जो पढ़ लिख चुके थे, खुशहाल लोग थे, एजुकेटेड मेंबर थे उसमें। और इसके अलावा पीसेंट्स, आर्टिशंस, वो भी गए थे, वीमेंस। पर लेकिन कहते जो पीसेंट्स थे, आर्टिशंस थे, वीमेन थे, उनको कहते असेंबली में जाने की आज्ञा नहीं दी गई, एंट्री नहीं दी गई। हाउ एवर देयर ग्रीवेंस एंड डिमांड्स वर लिस्टेड इन सम 40,000 लेटर्स विच द रिप्रेजेंटेटिव्स हैड ब्राउट विद दैम। इसके साथ चाहे कहते वो ग्रीवेंसेस मिलकर शिकायतें लेके गए थे, उनकी डिमांड्स लेके गए थे, उनके में कितनी थी, 40,000 लेटर्स थे जो साथ लेके गए थे रिप्रेजेंटेटिव। Voting in the States General in the past had been conducted according to the principle that each estate had one vote। वोटिंग का जो मेथड था वो क्या रखा गया था, प्रत्येक जो स्टेट थी वन वोट थी उसकी। दिस टाइम टू लुइस 16 वाज डिटर्मिन टू कंटिन्यू द स्टेट सम सेम प्रैक्टिस। जो लुइस 16 था इस समय भी कहते उसने सेम प्रैक्टिस रखी, जैसे पहले था अभी एक स्टेट को एक वोट दी जाएगी, उसी प्रकार इस प्रकार लुइस 16 ने इस प्रकार भी सेम मेथड रखा। बट मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज अ होल वेयर ईच मेंबर्स वुड हैव वन वोट। बट जो मेंबर्स थे थर्ड स्टेट के वो डिमांड कर रहे थे भी जो वोटिंग कंडक्ट का सिस्टम है असेंबली में पूरी करे वाले, वेयर ईच मेंबर, जहाँ पे जो प्रत्येक मेंबर था वो क्या था, वुड हैव वन वोट, भी एक वन वोट मिलती थी उसे देते थे। दिस वाज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसफर। यही मेथड डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल का था, भी जो वोट की वैल्यू होती है यही फिलोसफर उसको फॉरवर्ड करना चाहते थे, जैसे रूसो ने अपनी बुक में लिखा है सोशल कंट्रैक्ट में। व्हेन द किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट वाकड आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट। जब कहते थर्ड स्टेट के मेंबरों ने जो मांग की थी भी जो हमारे हैं
भी जैसे 600 मेंबर थे भी उनके मेजोरिटी के हिसाब से उनको वोट देने की आज्ञा दी जाए, लेकिन उस प्रपोजल को मना कर दिया। तो थर्ड स्टेट के सभी जो मेंबर थे असेंबली छोड़ के चले गए और प्रोटेस्ट कर दिया। असेंबली ना प्रोटेस्ट खिलाफ हो गए उनके। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द थर्ड स्टेट viewed themselves as spokesmen for the whole French nation. On 20 June, they assembled in the hall of an indoor tennis court in the grounds of Versailles. जो कहते थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे, अब उन्होंने क्या किया, सभी ने इकट्ठे होकर एक मीटिंग करनी शुरू की। 20 जून को वे एक कहाँ इकट्ठे हुए, वर्सैल्स ग्राउंड में एक हॉल था इंडोर टेनिस में। दे डिक्लेयर देमसेल्व्स नेशनल असेंबली, वहाँ पे उन्होंने एक असेंबली बनाई जिसका नाम क्या रखा गया, नेशनल असेंबली। एंड स्वोर नो टू डिस्पर्स टिल दे हैड ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस दैट वुड लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क। और उन्होंने वहाँ पे सौगंध खाई भी, उस समय तक हम नहीं हटेंगे जब तक हमारे लिए एक संविधान है वो ड्राफ्ट नहीं करेंगे फ्रांस के लिए। और जो संविधान है उसके अनुसार वो क्या होगा, जो राजा की पावर है उसको क्या करेगा, वो लिमिट करेगा। देवर लेड बाई मीरव्यू, उसमें कहते जो जे अगवाई कर रहे थे नेशनल असेंबली की, दो व्यक्ति थे जिसका नाम था मीरव्यू और एबे सेइज। मीरव्यू कौन थे, एक कहते नोबल फैमिली में उनका जन्म हुआ था, बट वाज कन्विंस्ड ऑफ द नीड टू डू अवे विद द सोसाइटी ऑफ फ्यूडल प्रिविलेज। कहते चाहे उनका नोबल फैमिली में जन्म हुआ था लेकिन वो साथ दे रहे थे इनका सोसाइटी में जो फ्यूडल प्रिविलेजेस के लिए लोग कर रहे थे सोसाइटी में, उनका साथ वो दे रहे थे। ही ब्राउट आउट ए जर्नल एंड डिलीवर्ड पावरफुल स्पीचेज, उसने कहते ब्राउट आउट जर्नल एंड डिलीवर्ड पावरफुल स्पीचेज, उसने कहते एक जो जर्नल था, जर्नल लेके आया और पावरफुल स्पीचेज दी जो वर्सैल्स हाल में इकट्ठे हुए लोग थे वहाँ पे। Abbe is originally a priest, wrote an influential pamphlet called What is the Third Estate. एब्बे से ही एक कहते प्रिस्ट था जिसने एक इन्फ्लुएंशली पम्फलेट लिखा था और उस पम्फलेट का नाम क्या था, व्हाट इज द थर्ड स्टेट। उस थर्ड स्टेट के बारे में उसने लिखा था उसमें। While the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of the France नेशनल असेंबली जब संविधान बनाने में बिजी थी तो दूसरे जो फ्रांस के लोग थे उन्होंने भी क्या किया, आंदोलन शुरू कर दिया। अ सीवियर विंटर हैड मेंट अ बैड हार्वेस्ट, जो लोग थे वो खिलाफ क्यों हुए थे, एक तो कहते सर्दी के कारण फसल अच्छी नहीं हुई थी और ब्रेड की जो कीमतें थी काफ़ी इंक्रीज हो चुकी थी। और आमतौर पे जो बेकर्स थे उन्होंने इस सिचुएशन को काफ़ी ख़राब किया। उन्होंने क्या किया, एक तो जमाखोरी शुरू कर दी। आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्यूज इन द बेकरी, क्राउड ऑफ एंग्री वीमेन स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप्स। वो क्या करते थे, जमाखोरी करनी शुरू कर दी बेकरी के सामने। जब लोग लंबी लाइन में खड़े होकर फूड लेते थे ब्रेड लेने के लिए, तो क्या करते थे, जब उनकी टर्न आती तो उस समय वो जवाब देते थे। इसलिए जो एंग्री औरतें थी उन्होंने क्या किया, उस दुकान के ऊपर धावा बोल दिया। एज द सेम टाइम द किंग ऑर्डर, उसी समय जो राजा था क्या कर दिया उसने, अपनी सेना को पेरिस के ऊपर मूव धावा अटैक करने के लिए बोल दिया। ऑन 14 जुलाई का बोला था, 14 जुलाई को एजिटेटेड क्राउड स्टॉर्म्ड डेस्ट्रॉयड द बास्टिल। इसलिए जैसे हमने पहले पढ़ा था अभी, जो गुस्से में आई भीड़ थी उसने क्या किया था, बास्टिल को डिस्ट्रॉय कर दिया था। यही रीज़न था, जो लोग थे भड़के हुए थे गुस्से में थे, उन्होंने जो बास्टिल जेल थी उसके ऊपर हमला कर दिया था। In the countryside, rumors spread from village to village that the Lord of Manor had hired bands to brigands who were on their way to destroy the rice crops. और कंट्री साइड में भी ये रोमर्स अफवाह फैल गई थी कि गांव से गांव तक के जो लॉर्ड ऑफ मेनर है वो क्या कर रहा है, आर्मी अपनी लेकर क्या कर रहा है, उनकी जो फसल है उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए आ रहा है। काउट इन फ्रेंजी टू फियर, तो गुस्से में आए जो पीसेंट थे। सेवरल डिस्ट्रिक्ट सीज हाउस, जैसे भी उनके पास जो भी टूल्स होते हैं, जैसे हाउस थे, पिच फोक्स थे, ऐसे उन्होंने उठा लिए और उनका मुकाबला करने के लिए वो खड़े हो गए। दे लूटेड होर्डेड
grain and burnt down documents containing record of manorial dues। मैनोरियल ड्यूज मतलब कि जो राजे से संबंधित कोई भी जो डॉक्यूमेंट थे उन्होंने क्या कर लिया वहाँ पे। जो एक तो पहले उन्होंने क्या किया, जो ग्रेन इकट्ठा किया हुआ था उन्होंने उसको लूटना शुरू कर दिया, और जो उनके डॉक्यूमेंट थे, ड्यूज कागजात थे, उनको आग लगानी शुरू कर दी। अ लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स फ्लेड फ्रॉम देयर होम्स, मैनी ऑफ देम माइग्रेटिंग टू नेबरिंग कंट्रीज। और अब क्या है कि जो नोबल्स लोग थे वहाँ से उन्होंने भागना शुरू कर दिया, और कई जो नोबल्स थे वो नेबरिंग कंट्रीज में माइग्रेट हो गए, वहाँ जगह छोड़ के चले गए। Faced with the power of his revolting subjects, Louis XVI finally accorded recognition to the National Assembly and accepted the principle that his powers would from now on be checked by a constitution। अब जो 16 था राजा लुइस 16, अब उसे पता चल गया था अभी जो नेशनल असेंबली है अब वो बन चुकी है, और उन्होंने जो नया संविधान था राजा ने सोचा कि उसको अप्रूवल देनी पड़ेगी, इसलिए उसने क्या था, जो नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया था अब उसने उसको अप्रूवल देने की सोच ली। ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789 द असेंबली पास्ड अ डिक्री एबोलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ओब्लिगेशन एंड टैक्सेस। असेंबली ने जो पास किया था, एक तो अदालत का जो फैसला था, एबोलिशिंग फ्यूडल सिस्टम था उसको ख़त्म करना था, और जो टैक्स थे, जो टैक्स लगाया जाता था उसे भी ख़त्म करने की मांग की। मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी टू वर फोर्स टू गिव अप देयर प्लेयर्स। अब जो क्लर्जी मेंबर थे उनको भी जो स्पेशल पावर थी पहले, उनको भी कुछ जो पावर थी जो जन्म से मिलती थी उसको छोड़ना पड़ा। टाइप्स वर एबोलिश्ड। जो कहते हैं जो टाइस टैक्स था, जैसे हमने पहले पढ़ा था, जो टाइस टैक्स का कौन सा होता है वो बाद में आपसे पूछूंगी मैं क्लास में, वो ख़त्म कर दिया गया। लैंड्स ओन्ड बाय द चर्च वर कन्फिस्केटेड। जो लैंड थी चर्च के पास उसको क्या कर दिया, जब्त कर लिया गया। एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर्ड असेट वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लिबरे। इस प्रकार इसके साथ क्या हुआ, जो सरकार थी उसे एक एसेट्स मतलब के पूंजी वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लिबरेज थे वो उसको उसको गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया, जिसकी जो कीमत थी वो कितनी थी, 2 बिलियन लिबरेज। थैंक यू।